आरबीएम न्यूज़। आज आरबीएम न्यूज़ की टीम द्वारका नई दिल्ली आई हुई है, जहां की आप देख सकते हैं एकम सनातन भारत दल का यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। और जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, एकम सनातन भारतीय दल जो है भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को बचाने के लिए पूरे देश में आंदोलन छेड़ दिया और इसी को लेकर जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं। जंतर मंतर पर धरना होने वाला है। तो आइए इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो एडवोकेट अंकुर शर्मा जी से आपको मिलवाता हूं, जो बताएंगे उनके दल का क्या एजेंडा है। देखिए, एकम सनातन भारत दल भारत की पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म के सशक्तिकरण हेतु कार्यरत है। सप्त संकल्प हैं एकम सनातन भारत दल के, जिसको आधार बना के हमने पूरे भारत वर्ष में विस्तार किया है। और इससे पहले एकजुट जम्मू पार्टी के नाम से जम्मू संभाग में इस्लामीकरण के खिलाफ और सनातन के सशक्तिकरण के लिए हम युद्ध लड़ रहे थे। और धीरे धीरे जिस तरीके से पूरे देश में विपत्ति बन पड़ी सनातन पे, उससे चिंतित होकर जितने भी लोग थे तो मिलके सबने ये डिसीजन लिया कि इसे पैन इंडिया एक स्वरूप देंगे और पूरे राष्ट्र में इसका विस्तार करेंगे। 27 मार्च 2023 को सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों ने मिलकर इस पार्टी की आधिकारिक घोषणा की, जिसके बाद 24 अप्रैल 2023 को हरिद्वार में हजारों की संख्या में जो हमारे डेलीगेट्स तमाम राज्यों से आए थे, उनका पहला अधिवेशन हुआ। उसके बाद हमने तय किया कि पार्टी का विस्तार हर स्टेट में जाके संगठन की दृष्टि से करेंगे। जब वो भी हो गया, स्टीयरिंग कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट हो गई, हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश का कन्वीनर को कन्वीनर और उनकी टीम नियुक्त हो गई। तो तय ये हुआ कि दिल्ली द्वारका में जो पार्टी का हेडक्वार्टर यहाँ पे अभी स्थापित हुआ और कुछ दिनों में जिसकी आधिकारिक तरीके से इनॉग्रेशन भी होगी, वहाँ पे पहली एक डेलीगेट्स की मीटिंग बुलाई जाए। आज हम उसी डेलीगेट्स की मीटिंग की पृष्ठभूमि में यहाँ पे इकट्ठे खड़े हुए हैं। और आपने देखा कि भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य से यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं है। हजारों की संख्या में तो केवल डेलीगेट्स आए हैं। जो पार्टी की ऑनलाइन मेंबरशिप है उसका आंकड़ा कई लाखों में चला गया है। और ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे पार्टी की प्रेजेंस नहीं है। हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी तमिलनाडु की है, वहाँ पे 114 मेंबर के संख्या बल से वो कार्यरत है। कर्नाटका में 126 लोगों की जो है वो स्टीयरिंग कमेटी कार्यरत है। ऐसे ही हर राज्य में इसी संख्या के बराबर जो है वो स्टीयरिंग कमेटीज हैं। और जिनका अब आज जिसको बताया गया कि आपको ब्लॉक लेवल पे, आपको वार्ड लेवल पे, आपको बूथ लेवल पे, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो वो काम चल ही रहा है, वहाँ पे भी संगठन को खड़ा करना है। क्योंकि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में और कुछ राज्य के विधानसभा चुनावों में एकम सनातन भारत दल सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म को आधार बना के आगे अपनी जंग लड़ेगा और पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करेगा। इसी पृष्ठभूमि में आज की मीटिंग थी। देखिए, अगले लोकसभा में उम्मीदवार उतारने की बात से पहले मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि कल 19 जून 2023 को जंतर मंतर पे एकम सनातन भारत दल के हजारों कार्यकर्ता माता वैष्णो देवी मंदिर से संबंधित जो संप्रदाय बारीदार, जिनसे चीन के सरकार ने नियंत्रण ले लिया, उनके साथ मिलके एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। सरकारी नियंत्रण से हिंदू मंदिर और मठ जो है उसका सरकारी नियंत्रण खत्म हो, उसके लिए हम संघर्षरत हैं। हमारे सप्त संकल्पों में से भी एक है। तो इसके साथ उद्घोष करते हुए हम ये भी घोषणा करेंगे कि एकम सनातन भारत दल के एमपी कैंडिडेट्स कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां से नहीं लड़ रहे होंगे। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, एकम सनातन भारत दल सनातन समाज के लिए, 80% समाज के लिए एक राजनीतिक विकल्प है। केवल यही एक राजनीतिक विकल्प है। और एकम सनातन भारत दल कोई एक दिन में पैदा हुआ पॉलिटिकल व्हीकल नहीं है। पिछले 10 वर्षों का सनातन के लिए, खासकर इस्लामीकरण के खिलाफ और खासकर भारतीय राज्य सत्ता, इंडियन स्टेट का जो हॉस्टाइल चरित्र है टुवर्ड्स द सनातन सिविलाइजेशन, हिंदू समाज या सनातन संस्कृति, उससे लड़ते लड़ते इस स्टेज पे पहुंचा है। आज नाम नया दिया है, लेकिन पूरे भारतवर्ष का सहयोग हमें हासिल है। 2024 में पूरे सनातन समाज के लिए एक मात्र पॉलिटिकल पार्टी के विकल्प के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए जितनी भी लोकसभा असेंबलीज हैं पूरे भारतवर्ष में, सब पे एकम सनातन भारत दल चुनाव लड़ेगा। बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, उस पर विस्तृत जानकारी हमारी एकम सनातन भारत दल की जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। हमारे वर्किंग कमेटीज और ग्रुप्स कंस्टिट्यूट हो गए हैं कि स्पेसिफिकली हम उस पर बात करें। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सेक्टर्स जो हैं ये बहुत बड़े एक इश्यूज हैं जहाँ पे पूरा समाज जो है वो प्रताड़ित हो रहा है। गरीबी एक बहुत बड़ा मामला है। डिटेल्ड
डिटेल्ड इस पे पेपर्स हमारी टीम्स जो स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं इस पे काम करके आने वाले कुछ समय में पूरे तरीके से रखेंगी, लेकिन इन विषयों पे भी पार्टी जो है वो कार्यरत है। सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म की हम बात कर रहे हैं। इस भूमि की, इस भूखंड की जो संस्कृति है वो लाखों वर्ष पुरानी है। उस संस्कृति पे जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ एकम सनातन भारत दल खड़ा है। मुझे नहीं लगता कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि बाकी कौन है। सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसके पीछे 100% समाज हिंदुस्तान का खड़ा होना चाहिए, और जो समाज इस संस्कृति और सभ्यता की सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु नहीं खड़ा होता उसे साथ लेके चलने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण कानून के संबंध में भी सप्त संकल्प जो पार्टी के हैं उसमें बात कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आना चाहिए, जिस तरीके से यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, लेकिन ये सब वो छोटे छोटे औजार हैं जो अल्टीमेटली सनातन के, हिमालय के इस्लामीकरण के खिलाफ जो है वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं, और उसमें भी सरकार की सिंसियरिटी नहीं है, केवल शगुफा छोड़ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रोविजंस को ऐसा करना कि हो सकता है वो सनातन संस्कृति के ही खिलाफ हो, उस पर भी चेक लगाने के लिए हमने सोचा है। पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल से भी अधिक जो पहला तत्काल प्रभाव से करना है, आपका जो धार्मिक अनुपात कुछ राज्यों का, कुछ टाउन्स का, कुछ सिटीज़ का बदल दिया गया है लैंड जिहाद के माध्यम से, जिसे डेमोग्राफिक इन्वेजन या डेमोग्राफिक असॉल्ट की संज्ञा दी जाती है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है तत्काल प्रभाव से। जम्मू संभाग में रहते हुए और जम्मू संभाग के साथ जुड़े हुए जो हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ पे काम करते हुए इस समस्या से हम जूझ रहे हैं, और मुझे लगता है कि जनसांख्यिकी संतुलन स्थापित करना प्राथमिकता होनी चाहिए, और इसीलिए सप्त संकल्पों में से एक संकल्प हमारा जनसांख्यिकी संतुलन स्थापित करना, यानी इस्लामीकरण को रिवर्स करना। जहाँ जहाँ पे सनातन या हिमालय में जो सनातन सभ्यता से जुड़े सिंबॉलिक सेंटर्स हैं आसपास, वहाँ पे इस्लामीकरण हुआ है, उसे तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करना, खत्म करना और इस प्रोसेस को रिवर्स करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि 370 और 35 को खत्म करने के बाद भारत सरकार ने कश्मीर बेस्ड मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के प्रेशर में आके 370 और 35 को बैकडोर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया। 370 और 35 ये सुनिश्चित करता था संविधान में कि जम्मू कश्मीर में सत्ता की बागडोर केवल कश्मीरी मुसलमान के हाथ में रहेगी। जब 370 और 35 खत्म हुआ तो जम्मू संभाग के राष्ट्रवादी लोगों ने, सनातनी समाज ने कहा कि आप जो सीटों का बंटवारा कश्मीर और जम्मू के बीच में कर रहे हैं 2021 के सेंसस के आधार पर करिए। भाजपा ने मानते हुए कि 2011 का सेंसस एंटी जम्मू है, एंटी हिंदू है, कश्मीर की मुसलमानों की संख्या बढ़ा चढ़ा के उसमें गलत तरीके से बताई है, ऑफिशियल तौर पे मानने के बावजूद कि 2011 का सेंसस फज्ड है, फ्रॉड है, उन्होंने उसी को आधार बना के जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन या परिसीमन करवाया, जिसके चलते सत्ता की बागडोर 47 सीटें देके कश्मीर को, पुनः 90 में से 47 सीटें देके कश्मीर को, कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट को दे दी, और 7-8 सीटें वो जम्मू संभाग से भी लेते हैं, तो यानी 57 के करीब सीटें भारत सरकार ने दे दी। अगर 2021 के सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में हुई होती तो जम्मू संभाग को, राष्ट्रवादी समाज को, हिंदुओं के हाथ में 50 सीटें आती 90 में से, तब वहां पे मुख्यमंत्री बनता, तब 370 और 35 का जो खात्मा था उसे उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लिया जा सकता था। और 370 और 35 से खत्म करके दो और चीजें भारत सरकार ने कर दी, एक एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस कर दी और एक डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस कर दी। आपको आज किसी भी भारतीय नागरिक को आज जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदनी है या नौकरी लेनी है वो नहीं ले सकता। 370 और 35 के खात्मे से पहले भी यही परिस्थिति थी, कोई भारतीय नागरिक वहां पे यह जमीन नहीं ले सकता था। तो अगर आज किसी भारतीय नागरिक को खात्मे के बाद जमीन लेनी है तो उसे डोमिसाइल लेना पड़ेगा। उससे जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगती है, ना केवल डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगती है, उससे एग्रीकल्चरिस्ट होने का सर्टिफिकेट मांगती है, और तहसीलदार साहब आपके वहां पे एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट उसी को देते हैं जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में लैंड को ओन कर रहा है। तो इसीलिए भारतीय नागरिकों के लिए वो एक स्पेशल मुस्लिम डोमेन ही है। अभी भी 370-35 को कागज पे केवल खत्म किया गया है, उसके खात्मे को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए जो 10 कदम भारत सरकार को उठाने थे कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के प्रेशर में, भारत ने वो 10 कदम आगे के बजाय पीछे उठाने का काम किया है, इसलिए हम बहुत आहत हैं। एकम सनातन भारत दल की डिमांड जम्मू कश्मीर को लेकर नए पुनर्गठन की है। कश्मीर संभाग को 2 हिस्सों में तोड़ा जाए, 2 यूनियन टेरिटरीज वहां पे बनाई जाएं, हर एक यूनियन टेरिटरी में कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा ना हो, वहां पे एक हिंदुओं के लिए या उनके लिए आप कह लीजिए जो इस्लामिक आतंकवाद और जो नरसंहार हिंदुओं का 90 के दशक में हुआ उनके लिए एक यूटी बनाई जाए, और जम्मू संभाग जो 10 जिलों को मिला के बनता है उसे एक इंडिपेंडेंट फुल फ्लेज स्टेट बनाया जाए। तो एकम सनातन भारत दल के सप्त संकल्पों में यही है कि हिमालय के जितने भी राज्य हैं
उनका जो हिंदू मेजॉरिटी कैरेक्टर है वो तो मेंटेन रखना ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर जिसका इस्लामीकरण पूर्णतः हो गया उसे रीऑर्गेनाइज करके एक स्पेसिफिकली हिंदू मेजॉरिटी जम्मू स्टेट क्रिएट करनी है और विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड हिंदुओं को स्थापित करने के लिए कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ के उसे यूनियन टेरिटरीज में तब्दील करना है। लव जिहाद के संबंध में एकम सनातन भारत दल के सप्त संकल्पों में ही बात कही गई है। लव जिहाद के संबंध में ये जेनोसाइडल प्रोसेसेस हैं। लव जिहाद एक दूसरे तरीके का नरसंहार है। अगर आप गोली से, हत्या से, बलात्कार से नरसंहार करते हैं किसी समाज का, तो लव जिहाद भी ऐसी एक प्रक्रिया है जो जेनोसाइडल इन नेचर है, जो आपका नरसंहार ही कर रही है। तो इसीलिए जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत जो सख्त से सख्त कानून बना के लव जिहाद जैसी समस्या को, लैंड जिहाद जैसी समस्या को निपटाने की ज़रूरत है, वो सबकी परिकल्पना हमारे पास है और उसके खिलाफ लड़ने का भी हम कार्य कर रहे हैं। बहुत स्ट्रांग लेजिस्लेशन इस पर लेके आएंगे। मैं डॉक्टर राधाकांत वत्स यहाँ दिल्ली अक्षरधाम के पास से ही गौशाला से हूँ। क्वालिफाइड आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, ग्रंथ लेखक, रिसर्च स्कॉलर। एकम सनातन भारत दल, ये नाम अपने आप में ही एक मैसेजिंग नेम है, इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। नाम लेते ही स्पष्ट समझ में आ जाता है कि एकम सनातन भारत दल माने जो भारत इंडिया बन गया, इंडिया के भी कई टुकड़े हो गए, वो टुकड़े इंडिया के हुए, भारत के नहीं हुए। भारत का टुकड़े इंडिया के टुकड़े इसलिए हुए कि वो भारत नहीं था, और भारत के भी इसलिए टुकड़े हुए कि वो सनातन नहीं था। तो सनातन रहे, भारत रहे, इसलिए एकम सनातन भारत दल भारत की एकता अखंडता के लिए काम करे। गौ रक्षा के लिए 2 बातें हैं। एक तो जब जो दुखी गाय है, बीमार गाय है, संकटग्रस्त गाय है, उनके लिए कार्य करना। दूसरे, सरकारी स्तर पर कानून बने, राजकीय संरक्षण प्राप्त हो, जिससे कि गाय को कोई हाथ न लगा पाए, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। मैं शालिनी पाटिल, महाराष्ट्र अकोला से। मैं एक एकम सनातन भारत दल के लिए आई हूँ। सनातन का मीनिंग है सस्टेनेबल, और सनातन एक ही धर्म है, बाकी सब मजहब है। धर्म जो सस्टेनेबल सालों से आ रहा है और वो सभी नेचर का रिस्पेक्ट करता है, सभी को अपना जो भगवान की देन है उसके लिए वो सपोर्ट करता है। बाकी लोग ऐसा है कि उनको सिर्फ उन्हीं का मजहब है, वो बाकी लोगों को जिंदा रहना नहीं रहना उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं लोगों को रियलिटी बताऊंगी, ग्राउंड लेवल पे बताऊंगी, और सिर्फ एक ही है सनातन। ये धर्म से, ये दल से जुड़ेंगे तो फ्यूचर बचेगा, बच्चों का फ्यूचर बचेगा। बाकी 100 यूनिट्स बिजली, इतना ये सब इसके आगे जाना है, बच्चों का फ्यूचर अगर बचाना है तो ये सनातन, एकम सनातन भारत दल से जुड़ी है। RBM न्यूज़ के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। पूरे पराक्रम के साथ, पूरे जुनून के साथ राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद, स्वदेशी आत्मनिर्भरता, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। सुरेंद्र प्रताप जी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।